अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं इफ्तिखार शिराजी। नॉर्मली नाज़रीन इस प्रोग्राम की मेज़बानी आदिल शाज़ेब करते हैं, लेकिन आज उनकी तबीयत नासाज है, लिहाजा इस प्रोग्राम की मेज़बानी के फ़राइज़ मुझे अंजाम देने हैं। और नाज़रीन, सबसे पहले बात हो कि मुल्क की सियासत की और बिलखसूस साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ जैसे जैसे उनकी वतन वापसी के दिन करीब आ रहे हैं, गोया कि मुल्क के अंदर सियासी टम्परेचर बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन सवाल इसके साथ कुछ जुड़े कि क्या नवाज़ शरीफ जब वापस आएंगे तो मुस्लिम लीग नून पाकिस्तान में बिलखसूस मीनार पाकिस्तान पे पावर शो कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी। और साथ में जिस बयाने का जिक्र किया था वापसी का ऐलान करते हुए नवाज़ शरीफ साहब ने, क्या लगता है कि अब उस बयानी को मुस्लिम लीग नून ने तर्क कर दिया है? और उसके साथ जुड़ा सवाल ये है कि पीपल्स पार्टी के जो बड़ी शिद्दत के साथ इलेक्शन मांग रही है और 90 रोज़ की रट लगाए रखी थी, अब वो सिंध का दिफा कर पाएगी? क्योंकि लगता ही है कि अब ख़ुद सिंध में उनके लिए अपने महाज का दिफा करना ज़रा मुश्किल होता हुआ नज़र आ रहा है। और साथ में मौलाना फजल रहमान साहब की JUIF के जो 13 जमाती PDM हुकूमत का हिस्सा तो थी, लेकिन अब वो इलेक्शन से ज़्यादा मईशत को फोकियत दे रहे हैं। क्या उनका भी सारे अगले खेल में, सियासी खेल में कोई काम, कोई किरदार होगा? अगर है भी सही तो उनकी हिमायत किसको हासिल होगी? मेरे साथ एक ऑनरेबल पैनल मौजूद है जी। माजिद निज़ामी साहब किसी मोहताज नहीं, सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार। उनके साथ मौजूद हैं इसार राना साहब, आप भी सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार है। बहुत शुक्रिया दोनों मेहमानों का। माजिद निज़ामी साहब, गुफ्तगू का आगाज़ आप ही से करेंगे। कल मरियम साहबा की जो तकरीर थी आपने भी सुनी होगी। एक तो ये बताएगा कि कल का क्राउड कितना बड़ा था, कितना बड़ा पावर शो किया और मोर इम्पॉर्टेंटली जो वो फरमा रही हैं कि जब भी नवाज शरीफ गए हैं वापस लौटे तो उससे ज़्यादा ताकत के साथ लौटे हैं। तो अब आपको लग रहा है कि वाकई जो उन्होंने मुझे क्यों निकाला कि एक बयानिया शुरू किया था जहाँ से, और उसके बाद उनका ख्याल ये है कि उनको एक ऐसे प्रोसेस के ज़रिए बाहर निकाला गया कि जो बाहर जमहूरी भी नहीं था, ना ही आइनी और कानूनी था। अब उनका नैरेटिव लोगों के दिलों में पेनिट्रेट कर गया और जब वापस आएंगे तो ज़्यादा ताकत के साथ वापस आएंगे। जी बहुत शुक्रिया। मियां नवाज शरीफ की वापसी में 2-3 अहम मसाइल हैं। उनकी वापसी की इस्तकबालिया मुहिम तो शुरू हो चुकी है। मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप ने अपने मुकामी क़यादत को अहदाफ भी दे दिए हैं। हर MP MNA के हल्के से को लाने का टास्क भी मिल गया है। लेकिन इसके हवाले से 2-3 अहम मसाइल हैं। पहला मसला तो ये है कि मुस्लिम लीग नून की PDM की 16 माह की हुकूमत का बोझ इस वक्त मुस्लिम लीग नून पर मौजूद है, जिसकी वजह से अभी तक ये मुमकिन नहीं हो पाया कि अवाम में वही जोश जज्बा और वलवला मौजूद हो, क्योंकि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत के बाद से मुल्क की मईशत के जो हालात हैं वो खासे दिगरगू हैं। इस मामले पर वो इमरान खान को भी मुर्द इल्ज़ाम ठहराते हैं, लेकिन फ़िलहाल बिजली की कीमतों, पेट्रोल की कीमतों की वजह से मुस्लिम लीग नून का ये बयानिया फ़िलहाल अवाम कबूल करने को नजर नहीं आ रहे। तो मियां नवाज शरीफ की वापसी में ये सबसे बड़ा मसला है कि जो क्राउड है उसको किस बुनियाद पे इकट्ठा किया जाएगा। इससे पहले मियां नवाज शरीफ ने एक बयानिया बनाने की कोशिश की जिसमें कौमी मुजरिमों का जिक्र किया गया, लेकिन वो बयानिया भी कुछ ही दिन बाद दम तोड़ गया और उसमें ये कहा गया कि हम ये मामला अल्लाह पे छोड़ते हैं। तो अभी तक मुस्लिम लीग नून का इंतखाबी बयानिया और मियां नवाज शरीफ साहब की वापसी की जो कैंपेन है उसमें कोई ऐसा ताकतवर, ऐसा कोई बड़ा नारा नजर नहीं आ रहा कि जिसकी बुनियाद पर क्राउड को इकट्ठा किया जाए, और यही मुस्लिम लीग नून के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। इंटरेस्टिंग। इस सराना साहब, इनफैक्ट अगर हम ख्वाजा आसिफ साहब की ज़बान में गुफ्तगू करें तो वो जो कह रहे थे कि जब तक रिस्क ज़ीरो नहीं हो जाता नवाज शरीफ साहब वापस नहीं आएंगे, लेकिन माजिद निज़ामी साहब की गुफ्तगू से मुझे लगता है कि वो जो रिस्क फैक्टर है वो तो ज़ीरो नहीं हुआ। तो पहले मरहले में तो मैं ये जानूंगा आपसे कि क्या ऐसे में मियां साहब वापस आने का ऑप्शन लेंगे? और उसके साथ जुड़ा सवाल ये कि फिर उसके बाद कहा यह जा रहा है कि पावर शो, और माजिद निज़ामी साहब की गुफ्तगू से मुझे लगता है कि लोग तो शायद अभी तक उनके नैरेटिव को बाय नहीं कर रहे, तो फिर बड़ा एक जमे गफीर लगाना मीनार पाकिस्तान पे और एक पावर शो करना मुमकिन हो पाएगा? देखें, कल जो नवाज शरीफ साहब की वापसी का जो ओपनिंग मैच था और ओपनिंग बैट्समैन जो थे शादरा उतरे थे, लेकिन मैं तो हैरान हुआ कि वो तो डक पे आउट हो गए।
और एक एक्सपेक्ट कर रहे थे हम कि कोई बड़ा शो देखने में आएगा, लेकिन 20 फुट की वो एक गली थी जिसमें इन्होंने ये शो किया और उसमें भी कुर्सियां लगा के उसको भरने की कोशिश की। तो मैं समझता हूँ कि कल की मायूसकुन कारकर्दगी के बाद मियां साहब की वापसी, जो वो ख्वाब देख रहे हैं कि शायद कोई मोहतरमा बेनजीर भुट्टो जैसा कोई इस्तकबाल उनका हो जाएगा या कोई इस तरह का मिलता जुलता, तो वो तो ख्वाब उन्हें कल क्लियर हो गया, नजर आ गया कि ऐसा मुमकिन नहीं है। बल्कि मेरे पास माफ कीजिएगा, ऐसी भी वीडियोस और फुटेज आई हैं जिसमें और लोगों ने मरियम साहिबा के जाने के बाद एहतिजाज किया और उन्होंने कहा कि हमें तो आटा चाहिए, हमें बयानात ना सुनाए। तो फिर दूसरा सबसे बड़ा डेंट पड़ा है उनके बयानिए का। नवाज शरीफ साहब ने एक एंटी स्टैब्लिशमेंट पोजीशन लेने की कोशिश की, जिसके बाद शहबाज शरीफ को भेजा गया और उन्होंने जाके उन्हें कहा कि ये चूरन नहीं बिकेगा, क्योंकि जिन्होंने आपको लेके आना है वो ये कह रहे हैं कि अगर हमारा ही मियाँ हमें ही म्याऊं म्याऊं करेगा तो फिर बात नहीं बनेगी। बड़ी मुश्किल से वो अब इमरान खान से जान छुड़ाने के लिए कोशिशें कर रहे हैं, तो वो एक नया रोग घर में पाल लें जो उन्हें रोज चैलेंज करे कि मैं साफ कर दूंगा, मैं जनरल बाजवा के यूं कर दूंगा, मैं जनरल फैज के लिए ऐसे कर दूंगा। तो ये तो वो अफोर्ड नहीं करते। तो ये क्लियर मैसेज लेके शहबाज शरीफ साहब गए, जाके उन्होंने दिया, जिसके बाद नवाज शरीफ साहब ने एक अच्छे बच्चों की तरह फौरी तौर पे कहा कि ये ठीक है, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दें। और उन्होंने एक नया बयानिया लिया, 9 मई के पीछे छुपने की कोशिश की, लेकिन वो चूरन भी बिका नहीं। अब वो सवाल ये है कि नवाज शरीफ साहब आएंगे, मरियम कहती रहे कि मेरे वालिद साहब 3 दफा खुशहाली लेके आए, तो चौथी दफा खुशहाली लाएंगे, तो 3 दफा की खुशहाली में तो उनके बच्चे अरबों खरबोपति हो गए और कौम के बच्चे जो है वो लाखों रुपए के मकरूज हो गए। तो अब मुझे नहीं पता कि वो कौन सी खुशहाली लाएंगे। बकौल मरियम के वो तलुए आफ्ताब है, तो क्या कौम गरूब आफ्ताब है? मुझे नहीं पता कि अब क्या बयानिया कौन सा चूरन बेचेंगे। लेकिन कल की मायूसकुन कारकर्दगी के बाद और फिर मौलाना फजलुर रहमान और बिलावल के बयानात के बाद मुझे ऐसा लगता है कि नवाज शरीफ साहब की फ्लाइट भी जल्द कैंसिल होने का ऐलान होगा। उनके प्लेटलेट्स जो है वो अचानक कम हो जाएंगी और वो उसे दुनिया में ढूंढिया मच जाएगी कि ये प्लेटलेट्स कहाँ से पूरी करें। मुनासिब। मैं निज़ामी साहब, थोड़ा सा पीपल्स पार्टी आज भी अगर हम बिलावल को सुन रहे हैं तो उसमें वो ये फरमा रहे हैं कि शायद पाकिस्तान में वाहिद पीपल्स पार्टी वो जमात है कि जो इलेक्शन चाहती है और बाकी इलेक्शन से भागने को मौसम का बहाना बना के तो कोई मईशत का। लग तो ये रहा है कि अब उनके लिए सिंध के महाज का दिफा भी ज़रा मुश्किल होते जा रहा है, क्योंकि सिंध में बिलखसूस कराची में जो कल MKM ने पावर शो किया है और ख़बरें भी कुछ ये आ रही हैं कि शायद अब कराची में तो उनके लिए स्पेस नहीं है, हैदराबाद और बाकी जगहों पे भी हमें MKM नज़र आएगी। तो ये पीपल्स पार्टी इतनी ऑप्टिमिस्टिक कैसे है सर, क्या इनको है? और खुर्शीद शाह साहब भी फरमा रहे हैं कि जी हम 2024 में बिलावल साहब को प्राइम मिनिस्टर बना के दिखाएंगे। जी बिल्कुल, पीपल्स पार्टी की प्लानिंग में फिलहाल अब पंजाब का नंबर आया है और मैं ये समझता हूँ कि अगर पीपल्स पार्टी ये समझती है कि उसने वफाकी हुकूमत बनानी है तो उसे सिंध में कामयाबी के साथ साथ पंजाब की 140 से ज़ायद कौमी असम्बली की सीटों पर भी बेहतर परफॉर्म करना होगा। 2008 के अंदर भी ऐसा हुआ कि उन्हें पंजाब से अक्सरियत तो ना मिल सकी, लेकिन 40 से ज़ायद उनके MNAs थे, जिसकी वजह से बाकी 3 सूबों के MNAs को मिलाकर और इत्तेहादी जमातों को मिलाकर और पंजाब के इस मुनासिब चंक को मिलाकर उन्हें वफाकी हुकूमत बनाने का मौका मिला। तो इस मरतबा पीपल्स पार्टी के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज ये है कि पंजाब के अंदर उनकी इंतखाबी पेनिट्रेशन उस तरह से नजर नहीं आ रही। दर्जा 2 के सेकंड टियर की जो लीडरशिप है उन्हें पार्टी में शामिल भी किया जा रहा है, कुछ रहनुमाओं के बेटों को शामिल किया गया है, खानदानों को शामिल किया गया है, कुछ ऐसे लोग जो अपने इंतखाबी मैदानों में दूसरे तीसरे नंबर पर थे उनको शामिल किया गया है। लेकिन अभी तक पीपल्स पार्टी की पंजाब में उस तरह से कैंपेन बनती नजर नहीं आ रही और जब तक पंजाब के अंदर पीपल्स पार्टी बेहतर परफॉर्म नहीं कर सकेगी, सिंध की बुनियाद पर उसे वफाकी हुकूमत मिलना खासा मुश्किल है। ये बात दुरुस्त है कि अंदरूने सिंध के अंदर पीपल्स पार्टी की पोजीशन काफी बेहतर है और पिछले 8-10 साल में उन्होंने अंदरूने सिंध में अपने जितने भी सियासी मुखालफीन थे उन्हें अपने साथ मिला लिया है। मिसाल के तौर पर इम्तियाज शेख हैं, जामोट फैमिली है, ठट्ठा के शिराजी हैं, इम्तियाज शेख हैं, थरपारकर के अरबाब हैं। तो ये सारे वो लोग हैं कि जो पहले ऑपोजिशन में होते थे, लेकिन अंदरून सिंध के अंदर आप पीपल्स पार्टी के मुकाबिल कोई बड़ा नाम नजर नहीं आता।
और दूसरी बात यह है कि मुस्लिम लीग नून और तहरीक इंसाफ ने भी अंदरूनी सिंध पे कोई तवज्जो नहीं दी। मुनासिब, लेकिन इंसाराना साहब, ये जो पीपल्स पार्टी को हौसला मिल रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि पंजाब में तहरीक इंसाफ तितर बितर हो गई, साथ में जो नवाज शरीफ साहब है उनकी पार्टी, उनको अदम मकबूलियत का सामना है, तो उनको लगता है कि शायद वहाँ पे उनके लिए कोई स्पेस बन जाए। आपको क्या लगता है सर, उनका जो इतना खुशफहम होना है? देखिए, बात यह है कि अब जो मौजूदा दौर है ना, इसमें ना भुट्टो साहब के मज़ार की मट्टी बिकेगी, ना मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के मज़ार की मट्टी बिकेगी, अब तो कारकर्दगी बिकेगी। और बदकिस्मती से पीपल्स पार्टी पिछले 30 साल से किसी न किसी शक्ल में सिंध की इक़्तिदार का हिस्सा रही है, लेकिन सिंध का आलम यह है कि खुद बिलावल भुट्टो एतराफ़ करते हैं कि वो पानी अगर वाटर माफिया से ना खरीदें तो शायद वो अपने वाशरूम जाने के काबिल भी ना दें। तो इससे उनकी कारकर्दगी का अंदाजा कर लें। कुत्तों के कांटे की वैक्सीन से लेके साफ पानी, गटर के ढकने, चाइना कटिंग, टारगेट किलिंग, पुलिस के अंदर सियासी भर्तियां, कौन सी चीज ऐसी है जो पीपल्स पार्टी एक प्राइड के साथ लेके अवाम के सामने जाएगी? मुझे तो ऐसा लगता है कि वो आदि के चक्कर में अपनी पूरी भी ना खो बैठे, और यही खौफ पीपल्स पार्टी को है कि उनके साथ हाथ हो गया। उन्होंने मेहनत करके इमरान खान की हुकूमत की छुट्टी कराई सिंध हाउस के अंदर, जिस तरह नोट बांटे गए, और सिंध की पुलिस बुला के उसकी प्रोटेक्शन कराई गई, और वहां पे अरकान असम्बली की बोलियां लगी। तो होना तो ये चाहिए था कि लूट मार के जो माल में हिस्सा बराबर बराबर तकसीम होता, लेकिन नवाज शरीफ ने अकेले लाहौर में, पंजाब में इस्तेकाम पार्टी बनवा दी, तो पीटीआई पीपल्स पार्टी का स्कोप पंजाब में खत्म हो गया। जो उनको ये था कि पीटीआई के कुछ लोग नाराज जो हैं, उनसे ताल्लुक रखते हैं, वो वापस आ जाएंगे, वस्ती पंजाब से कुछ बड़े खानदान शामिल हो जाएंगे, तो पीपल्स पार्टी पंजाब में कोई थोड़ी सी एक शक्ल बना लेगी। लेकिन नवाज शरीफ साहब ने उनका पता काट दिया। अब जो सूरत हाल है, ये देखें कि अब जो नई मरदमशुमारी हुई है उसमें अंदरून सिंध की 2 सीटें कम हो गई और कराची की 1 सीट बढ़ गई है। ये भी एक अलार्मिंग है कि पीपल्स पार्टी को देही सिंध से जो 2 सीटें मिल सकती थी वो नहीं मिलेंगी, और वो कराची में चली गई है। कराची में एमपीएम को मजबूत किया जा रहा है, उसको पैरों पे खड़ा किया जा रहा है। तो इस सारी सूरत हाल में पीपल्स पार्टी बहुत फ्रस्ट्रेटेड है, और वो ये चाहती है कि अपना दबाव जो है वो इस्टेब्लिशमेंट पे बढ़ाए, अपने गुस्से का इजहार करे और इस्टेब्लिशमेंट तक जाए। मैंने बहुत पहले एक प्रोग्राम में ये कहा था कि पीपल्स पार्टी और पीटीआई में समहाउ खामोश राब्ते जरूर है, और कुछ इश्यूज के अंदर पे उनके दरमियान खामोश मुआहदा हो चुका है, जिसमें इंतखाबात हैं, नवाज शरीफ को रोकना है, और इस तरह के मामला हैं। अब बिलावल जो कुछ भी कर रहे हैं, एक तो बड़े दिनों बाद बोले हैं, शुक्र है वो बोले, हम तो समझे थे कि वो खामोशी हो गए, लेकिन ये क्या वो उनके हाथ से ट्रिक मिस हो चुकी है। इंटरेस्टिंग। छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे गुफ्तगू को आगे। प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदेद। माजिद निज़ामी साहब, आप ही की तरफ आऊँगा। सर, मौलाना फजल रहमान साहब बड़े ही मायूस लग रहे हैं। अब तो वो जो किसी ज़माने में लॉन्ग मार्च लेके आए थे और अल्टीमेटम दे रहे थे और कह रहे थे कि 2018 की असम्बली फ्रॉड 3 असम्बली है, नए इंतखाबात हों, बट अब वो कह रहे हैं मईशत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इलेक्शन तो किसी वक्त भी हो सकते हैं। ये मायूसी के आलम का शिकार कैसे हुए सर? और अगर अगला कोई खेल है सियासी तो उसमें आप उनको वहाँ कहाँ खड़ा हुआ देख रहे हैं? जी, उनकी हैसियत एक सूबाई जमात की रहेगी जिनकी 2 सूबों में मजबूत हैसियत है। बलोचिस्तान के जो पश्तून इलाके हैं उनके अंदर उनकी बेहतर सूरत हाल है। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर मसला ये है कि वहाँ पर 3 to 4 वे जो फाइट है वो मुतवक्के है। वहाँ पे तहरीक इंसाफ भी है, परवेज खटक साहब की जमात भी है, ANP भी होगी, मौलाना फजलुर रहमान भी हैं, जमात इस्लामी भी है। तो वहाँ पर मसला ये नज़र आ रहा है कि तहरीक इंसाफ की मकबूलियत के हवाले से अभी तक जितने भी पैरामीटर्स हैं उन पर कोई ऐसी चीज़ सामने नहीं आ सकी कि जिससे ये पता चल सके कि उनकी मकबूलियत में कमी हुई है। उन पे अदालती मसाइल ज़रूर हैं, कानूनी मसले ज़रूर हैं, उनके लोग छोड़कर जा रहे हैं। वोटर के हवाले से जितने पैरामीटर्स हैं उनके हवाले से अभी तक ये क्लियर नहीं हो सका। तो अगर इस वक्त इलेक्शन में ये जमातें जाती हैं तो उनके ऊपर सबसे बड़ा सवालिया निशान ये है कि इन केस अगर तहरीक इंसाफ का वोटर इलेक्शन के दिन निकल आता है
और उस दिन फिर नताइज क्या होंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि मौलाना फजलुर रहमान ने पिछले 16 माह के अंदर कामयाबी से जितना कुछ वो समेट सकते थे उन्होंने समेटा है। उनके पास वजारतें थी, उनके पास हुकूमत के बेहतर पोर्टफोलियोज थे जो वो चाहते थे। और इस वक्त चूंकि एक इंतखाबी मुहिम है तो इत्तेहादी हुकूमत का अलमिया ये होता है कि उसे हुकूमत ख़त्म होने के बाद कोई ओन नहीं करता। नवाज मियां शहबाज शरीफ साहब ये कहते हैं कि मैं तो एक वज़ीर आज़म था, हुकूमत इत्तेहादियों की थी, इत्तेहादी ये कहते हैं कि फैसले वो कर रहे थे। तो इस तरह जब इंतखाबी मुहिम में जाते हैं तो सियासी जमातें कोशिश ये करती हैं कि वो अपना मुकदमा पेश करें और जो इज्तिमाई गलतियां या नाकामियां हैं उनका बोझ वो ना लें। तो अभी भी ऐसे लग रहा है कि मौलाना फजलुर रहमान की सियासत फिलहाल इस जानिब नजर आ रही है कि वो मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी से अपने आप को कुछ अलहदा करके चलें ताकि उनकी जो नाकामियां और बोझ है वो उनके इंतखाबी नताइज पर असरअंदाज ना हो। राना साहब, इनफैक्ट वाकई आपको लगता है कि जो 16 माह की हुकूमत के गैर मकबूल फैसले हैं शायद वही मौलाना साहब को मजबूर कर रहे हैं कि इलेक्शन थोड़ा सा आगे चला जाए, अब या उनको लगता है कि अगले सेटअप में जो केक में उनका हिस्सा है उनको मिल नहीं पा रहा, तो अब वो कभी कह रहे हैं कि शदीद सर्दियों में कि जब बर्फ़ें पड़ेगी तो नॉर्थ के लोग बाहर निकल नहीं सकते, इलेक्शन में वो जा नहीं सकते, वोट कास्ट नहीं कर पाएंगे, या वो कभी कहते हैं कि नहीं मुल्क में दहशत गर्दी की नई लहर है, खुद उनके लिए इलेक्शन कैंपेन चलाना मुमकिन नहीं है, तो ऐसे में इलेक्शन कैसे हो सकते हैं? आपको इनमें से कौन सी वजूहत ज़्यादा जेन्युइन नज़र आ रही है सर? देखिए, पहले तो मैं एक दो मिनट चाहिए मुझे इस पे बात करने के लिए कि पाकिस्तान में जहाँ बहुत सारे मसाइल हैं, मुआशी है, समाजी है, सियासी है, वहीं पे सबसे एक बड़ा जो हमारा प्रॉब्लम है वो इखलाकी बुहरान भी है। और इस सतह पे ये इखलाकी बुहरान बढ़ चुका है कि हमारी लीडरशिप तो इंतहाई ढिठाई से अवाम की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश करती है। 16 महीने वो इकट्ठे रहते हैं, एक ट्रक पे रहते हैं, एक दूसरे के गले में हाथ डालते हैं, चूमते हैं एक दूसरे को, और जैसे ही 16 महीने की हुकूमत खत्म होती है तो तू कौन थे मैं कौन वाला हिसाब हो जाता है और पीपल्स पार्टी का मुस्तफ हो जाता है, फजलुर रहमान साहब का उधर हो जाता है, नवाज शरीफ का उधर हो जाता है। तो मुझे हंसी आती है कि किस किस्म के हम इखलाकी बुहरान से गुजर रहे हैं जहाँ पे हमारी लीडरशिप इतनी छोटी है कि वो अपने जाती मुफादात और अपनी खाल बचाने के लिए, क्योंकि इमरान खान का खौफ इतना ज्यादा था कि ये उन्हें लगता था कि इमरान खान इन सबको हमेशा के लिए साफ कर देगा, तो इन्होंने उसको हटाने के लिए एक पेज पे इकट्ठे हुए और अब तो एतराफ करते हैं कि उन्हें एक पेज पे इकट्ठा किया गया, और वो ये भी एतराफ करते हैं कि उन्हें फैसिलिटेट किया गया, प्रोवोक किया गया, डराया गया कि इमरान खान अगर कंटिन्यू करता तो तुम्हारे साथ बुरा हाल होगा, और उसके बाद ये लोग इकट्ठे हो गए। और अब जब वो सारा बुरान टल गया और 9 मई के मलबे तले इमरान खान दब गए, तो अब ये अपनी अपनी असल शक्लों में वापस आ गए। अब आ जाए फजलुर रहमान साहब की तरफ। तो फजलुर रहमान साहब ने तो कल क्लियरली ये कह दिया कि जागते रहना तो मेरे से ना रहना, मैं तो इंतखाबात में हिस्सा लेने नहीं गया। उन्होंने तो इंतखाबात से फरार इख्तियार कर लिया। उन्होंने कही बर्फबारी होगी, दहशत गर्दी है, ये है वो है, और इंतखाबात मुमकिन नहीं है, और पहले मईशत फिर उसके बाद इंतखाबात। उन्होंने एक नई लाइन ली, और ये लाइन मेरे आप अपने इस प्रोग्राम में याद रखिएगा, आने वाले दिनों की सबसे मकबूल लाइन होगी, पहले मईशत और फिर इंतखाबात, एहतसाब पहले और फिर इंतखाबात। ये मैं आपको दोबारा कह रहा हूँ, ये बात याद रखिएगा कि ये लाइन आने वाले दिनों की बिल्कुल है कि क्या होगा। तो मैं समझता हूँ कि फजलुर रहमान साहब को साफ नजर आ रहा है शिकस्त, क्योंकि अभी हालिया केपीके में जितने भी इंतखाबात हुए हैं वो तो कैदी नंबर 804 ने जीत लिए, तो उन्हें भी नजर आ रहा है कि इस टाइम मकबूलियत की खौफनाक बुलंदी पे है। और फिर वहां पे कुछ इलाकों में जो टीटीपी का इशू है वो भी सबके सामने है, फिर दहशतगर्दी बलूचिस्तान और केपीके में जिसता है वो भी सबके सामने, तो उन्हें नजर आ रहा है कि उनको तो इसमें से सिवाय रुसवाई के कुछ नहीं मिलेगा, तो बेहतर ये कि वो इंतखाबात से राह फरार इख्तियार कर लें। और मुझे लगता है उसको कुछ दिनों बाद नवाज शरीफ साहब की टिकट कैंसिल हो जाएगी, पीपल्स पार्टी खामोश होकर बैठ जाएगी और मामला कहीं और चला जाएगा। मुनासिब। लेकिन निज़ामी साहब, अगर मैं आपसे जानना चाहूँ कि अगर ये इलेक्शन का मैदान साजी जाता है जैसा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कह भी रहा है कि बहरहाल होंगे, तो क्या लगता है पंजाब जिसको मेन बैटलफील्ड कहा जाता है, तो पंजाब में आपको क्या लगता है? एक तो ये है कि कौन सी जमातें आपको लगता है कि आपस में ज़्यादा एक दूसरे के साथ कंपटीशन में जाएंगी,
और फिर एक टर्न आउट की बात की जाती है, तो आपको लगता है कि पब्लिक अभी भी चार्ज है और जो टर्न आउट है वो पाकिस्तान में जो मुल्क की तारीख का सबसे ऊपर होगा? क्या आपको आपने जो पल्स लिए लोगों की, क्या कहती है सर? जी, इस वक्त पंजाब में मुस्लिम लीग नून चूंकि हुक्मरान जमात रही है और वो वहां से अब इलेक्शन में आ रही है, तो पहली मर्तबा उनके पास तरक्की और खुशहाली का बयानिया नहीं है। पंजाब में मियां नवाज शरीफ ने हमेशा तरक्की और खुशहाली के नारे पे इलेक्शन लड़ा है और अपनी परफॉर्मेंस पेश की है कि हमने मोटरवेज बनाई, हमने बिजली के कारखाने लगाए, हमने तरक्याती काम करवाए। तो ये पहला इलेक्शन होगा जिसमें मुस्लिम लीग नून के पास ये बयानिया नहीं होगा, तो वो इसी वजह से अपना बयानिया तरतीब देने में नाकाम है। तो इसलिए मुस्लिम लीग नून के लिए वोटर्स को, अपने इंटैक्ट वोटर्स को बाहर निकालना इस महंगाई के दौर में खासा मुश्किल काम होगा। दूसरी तरफ उन्हें जो रिलीफ मिल सकता है वो इस तरह से मिल सकता है कि चूंकि रियासत तहरीक इंसाफ को इस टाइम कोई रियायत देने को तैयार नहीं है, तो चूंकि रियासत की सख्ती तहरीक इंसाफ की जानिब है, तो डेफिनेटली इससे मुस्लिम लीग नून फ़ायदा उठाने की कोशिश करेगी। और इस सियासी मैदान के अंदर पीपल्स पार्टी फ़िलहाल पंजाब में बेहतर परफॉर्म करती नज़र नहीं आ रही। नंबर 1 और नंबर 2 पे तो मुस्लिम लीग नून और तहरीक इंसाफ का ही मुकाबला है, लेकिन मुस्लिम लीग नून को महंगाई का सामना है, जबकि तहरीक इंसाफ का मामला रियासत के साथ कुछ ख़राब है। तो इसलिए ये पहला ऐसा इलेक्शन होगा कि जिसके अंदर आप ये नहीं कह सकते, जिस तरह हम 2018 में, 2013 में, 2008 में ये कह सकते थे कि अभी तक जो वेव है वो चल पड़ी है या फलां सियासी जमात सामने आ रही है। इस वक्त दोनों बड़ी सियासी जमातों के अपने बड़े गंभीर मसाइल हैं, जिसकी वजह से अभी तक की कोई प्रेडिक्शन इतनी आसान नहीं। नाजरीन, यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद हम के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदेद। नाजरीन, मुल्क में दहशत गर्दी की कार्रवाइयों में एक बार फिर से शिद्दत आ गई है और गुज़श्ता दिनों मस्तोंग में होने वाले धमाके में अब जहाँ भक अफराद की तादाद कुछ 60 हो गई है। नाजरीन, ऐसे में सवाल ये है कि क्या जनवरी के आखिरी हफ्ते में इंतखाबात का इनेकाद मुमकिन हो पाएगा? और साथ में अगरचे ये कहा जा रहा है कि दहशत गर्दी की इन कार्रवाइयों के पीछे भारत के मुलव्वस होने के सबूत मिल गए हैं, लेकिन उससे बड़ा सवाल ये कि क्या हमारे पड़ोस में अफ़गानिस्तान की सरजमीन कब पाकिस्तान के ख़िलाफ़ दहशतगर्दी की कार्रवाइयों के लिए बंद होगी? इस सारी सूरत हाल पे गुफ्तगू करेंगे और हमारे साथ मौजूद हैं सिक्योरिटी के अमूर के माहिर आमिर राना साहब। बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। पहले तो सर मैं ये जानना चाहूँगा आमिर साहब कि इस वक्त जो दहशतगर्दी की एक नई लहर आई है, इसके पीछे बुनियादी मुहर्रिकात आपको क्या नज़र आ रहे हैं? देखिए, मुहर्रिकात तो बिल्कुल वाज़ेह हैं और ये अभी कोई रिसेंट नहीं है कि 2-3 महीने में हो गई है। ये जब से तालिबान आए, बल्कि अफ़गानिस्तान में उससे पहले ही ये शुरू हो गई थी। इसकी शिद्दत में कभी कमी हो जाती है, कभी ज़्यादा हो जाती है ये। लेकिन अभी जो चूँकि कार्रवाइयाँ बढ़ी हैं, उसका एक फैक्टर है कि दाइश ने जो है बड़ी कार्रवाइयाँ पाकिस्तान में की हैं और वो बाजोड़ का वाक़या है। अगर ये दाइश ने ही किया है, जैसे कि अभी इशारे उस तरफ जा रहे हैं मस्तूंग में और हंगू में, तो ये ज़ाहिर है कि एक बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है। ये एक पहले भी दाइश यहाँ पे है, लेकिन उसकी कार्रवाइयाँ इतने बड़े पैमाने पे वो खासी डिस्टर्बिंग है, क्योंकि अफ़गानिस्तान में उनको एक बड़े चैलेंज का सामना है। तो शायद उन्होंने रुख पाकिस्तान की तरफ किया है और यहाँ पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं और उनको लगता है कि पाकिस्तान में चूँकि ऑलरेडी एक माशी बहरान है, सियासी बहरान है। अगर आप इनके लिटरेचर का मुताला करें और अभी जो इनके अमीर की जो किताब आई है, वो भी लगता है कि ये इस क्यास को बढ़ाने के लिए पाकिस्तान के अंदर मज़ीद इस किस्म की कार्रवाइयाँ करना चाहते हैं। अफ़गानिस्तान में शायद उनके लिए ये स्पेस कम है। तो मेरा ख्याल है हमारे सिक्योरिटी इदारों को बजाय इसके कि वो चीज़ों को एक्सटर्नलाइज करें और तालिबान को बचाने के लिए दोबारा से एक वही पुराना नैरेटिव दोहराना शुरू करें जिसकी कोई वक़्त नहीं है, जिससे आप इफेक्टिव रिस्पांस नहीं दे पाते, उसको छोड़ के इस वक्त जिस किस्म का चैलेंज है उसके ऊपर फोकस करें, क्योंकि ये इलेक्शन बड़े पाकिस्तान की तारीख के क्रूशल इलेक्शंस हैं और इनको वायलेंस फ्री होना इनका ज़रूरी है। और वायलेंस फ्री इलेक्शन लेकिन आमिर साहब, अगर मैं आपकी बात समझाऊं कि अगर दाइश के लिए इतनी ओपन स्पेस अफगानिस्तान में मौजूद नहीं है, वो मुल्क जो पिछले 40 बरस हालत जंग में रहा है, बट वहाँ पर उनको स्पेस नहीं मिल रही, तो पाकिस्तान में ऐसा कैसे मुमकिन हो पा रहा है? बहरहाल दहशतगर्दी हमारे लिए भी कोई नई बात नहीं है, बिलखसूस 9/11 के बाद तो हम भी से भुगत रहे हैं। फिर हमने बहुत सारे इदारे बनाए, चीज़ों को सक्सेसफुली हमने कई 3-4 ऑपरेशंस किए मुख्तलिफ इलाकों में,
तो यहाँ पे इतनी ओपन स्पेस कैसे मिल पा रही है सर? देखिए, पाकिस्तान के अनफॉर्चुनेटली इंतज़ामी तौर के ऊपर भी, सियासी लिहाज से भी, और जो हमारे एथनिक जो बॉन्ड है वो भी खासा कॉम्प्लिकेटेड है पाकिस्तान में। तो यहाँ पे सॉफ्ट स्पॉट्स पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा हैं अफ़गानिस्तान की निस्बत। अफ़गानिस्तान में चूँकि तालिबान को पता था कि ये कौन लोग हैं, कैसे हैं, दोनों का तरीक़ाकार भी, तरीक़ा वारदात बल्कि कहिए, एक ही तरह का था, और बुनियादी तौर पे नज़रियाती वो हरीफ एक दूसरे के हैं। तो इसलिए तालिबान ने शायद उनको, लेकिन ये तालिबान वहाँ पे भी ख़त्म नहीं हुई है, वहाँ पे हाइबरनेशन में है, वहाँ पे उनकी हिकमत अमली तब्दील हुई है कि रिक्रूटमेंट ज़्यादा वहाँ पे कर रहे हैं। लेकिन वो पाकिस्तान में चूँकि इस सूरत हाल इस वक्त ऐसे ग्रुपों के लिए ज़्यादा है, तो वो देखिए कि क्यास का, पॉलिटिकल क्यास का, इकोनॉमी का और सिक्योरिटी की सूरत हाल में के साथ बड़ा गहरा ताल्लुक है। खा वो नॉन स्टेट एक्टर मजहबी हो, गैर मजहबी हो, वो उसको हमेशा से एक्सप्लॉइट करते हैं। इसके लिए कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं चाहिए इसको समझने के लिए। और राना साहब, इनफैक्ट अगर हम देखें तो जनवरी के आखिरी हफ्ते में कहा गया कि इलेक्शन की तरफ हम जा रहे हैं, और कल आपने मौलाना फजल रहमान साहब की गुफ्तगू सुनी होगी, वो भी ये फरमा रहे हैं कि सिक्योरिटी की सूरत हाल तो बिल्कुल ही अबतर है और ऐसे में लोगों के लिए इलेक्शन कैंपेन करना मुमकिन नहीं है। वो अपने लिए वो कह रहे थे कि मुमकिन नहीं है, तो बाकी के लिए कैसे होगा? तो सर, आपको लगता है कि फिर ऐसे माहौल में इलेक्शन के इनेकाद मुमकिन हो पाएगा, या मुख्तलिफ हल्कों को इसको भी कंसिडरेशन में लाना चाहिए? देखिए, वो तो पाकिस्तान में इससे आपके सामने है, 2008 में भी और उसके बाद भी इससे ज़्यादा सिक्योरिटी की सूरत हाल ख़राब थी, और तालिबान बाकायदा पाकिस्तान के इलाकों के ऊपर काबिज़ थे। अगर उन हालात के अंदर इलेक्शन हो सकते हैं, और उन इलाकों में भी हुए जहाँ पे टीटीपी का कब्ज़ा था, अगर वहाँ पे भी इलेक्शन मुमकिन हो सके थे। अभी तो पाकिस्तान के किसी हिस्से में किसी दहशतगर्द ग्रुप का कोई कब्ज़ा नहीं है, तो अभी कैसे ये इसको जवाज़ बनाया जा सकता है? जहाँ तक ये कि मौलाना साहब की बात है या कुछ और जमातों की बात है, वो मेरा ख्याल है कि सियासी उनकी पोजीशन वो खासी वीक है, तो वो उस कॉन्टेक्स्ट के अंदर चीज़ों को डिले कर रहे हैं। शायद ज़्यादा टाइम मिलेगा, कोई थोड़ी सी स्टेबिलिटी आएगी 2-3 महीने में, तो उनके लिए पॉलिटिकली कंड्यूसिव एनवायरनमेंट बनेगी। मेरा नहीं ख्याल कि सिक्योरिटी को इस तरह के पॉलिटिकल नैरेटिव का हॉस्टेज बनना चाहिए। और मैं ये भी सर जानना चाहूँगा, इनफैक्ट जब भी इस तरह के कोई वाक़या होते हैं उसके बाद रियासत के ज़िम्मेदार अनासर का ये कह देना कि इसमें भारत मुलव्वस है, राह सबकी नानी है और अफ़गानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल हो रही है हमारे ख़िलाफ़, ये काफ़ी है पब्लिक कंजम्पशन के लिए, लोगों को मुतमईन करने के लिए? या आपको लगता है कि नहीं, इंटरनली भी कुछ पॉकेट्स हैं जहाँ पे बहरहाल उनके सपोर्टर्स, उनके वेल विशर्स और कोई नेटवर्क्स चल रहे हैं, और हमें इंटरनली भी ब्लीड किया जा रहा है, और वो शायद हम फिर उनको या तो आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे, या फिर जानबूझ के उनका नाम ही नहीं ले रहे हम कि वो लोग भी मुलव्वस हैं इसमें? देखिए, ये बहुत ही खौफनाक नैरेटिव है जिसको हमारी हुकूमतें इस्तेमाल करती रही हैं पहले भी, और अचानक से ये निगरानों के दौर, बल्कि निगरानों से पहले ही ये बयानियाँ शुरू हो गया था। तो बजाय सोचे समझे बगैर कि इस बात का मतलब क्या है कि भारत मुलव्वस है, इसका मतलब ये है कि आप इतने कमज़ोर हैं, आपके इदारे, कि कोई भी आके यहाँ पे तबाही फैलाए, दहशतगर्दी को प्रमोट करे, और आप उसका जवाब देने के लिए कासिर नहीं हैं, कि जवाब देने से कासिर हैं। तो ये एक बहुत ही, और ये बहानेबाजी तो सिक्योरिटी इदारों की, पुलिस की, सीटीडी के लोगों की हो सकती है, ये कि इससे कोई रिस्पॉन्स नहीं बनता, ना आप अपनी जिम्मेदारी से बरी जमा होते हैं। हमें पता है दुनिया में कैसे जो है प्रॉक्सी वॉर्स लड़ी जाती हैं, उसके क्या डायनामिक्स होती हैं, जहाँ पे सूरत हाल उनको लगे कि इस वक्त ट्रिगर किया जा सकता है सूरत हाल को अबतरी की तरफ, तो वो करते हैं। लेकिन जो चैलेंज दहशतगर्दी का है वो आपको भी बहुत बेहतर पता है, हमें भी पता है, वो उसके डायनामिक्स इंटरनल ज़्यादा हैं और एक्सटर्नल कम है। और अफगानिस्तान में तालिबान के आने के बाद इंडिया की तरफ जाना, इसका मतलब है कि आप ये कह रहे हैं कि जो तालिबान की हुकूमत काबुल में है, जिसके लिए पाकिस्तान ने अपनी पूरी इकोनॉमी की, अपनी सिक्योरिटी की, अपनी सोसाइटी की पूरी एक कीमत अदा की है, तो अब वो अमेरिका के या इंडिया के बिहाफ के ऊपर वो एक्ट कर रहे हैं, और उन्होंने इंडिया को खुला छोड़ दिया है अफगानिस्तान में। इसी के लिए तो आपने उनको सपोर्ट करके इक़्तिदार में लाए थे, तो अब फिर वही बात शुरू हो गई है। तो मेरा ख्याल है इसको गौर करना चाहिए हुकूमत को, निगरानों को, इस किस्म ये जो आप सर गौर की बात कर रहे हैं राना साहब, तो वे फॉरवर्ड मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि ऐसे कि हमने रिपीटेडली
तालिबान हुकूमत से कहा कि वहाँ से सब कुछ हो रहा है, यहाँ तक कि अफगान बाशिंदे इसमें शामिल हैं, बट को मुस्बत जवाब तो नहीं मिल पा रहा। तो आपको लगता है कि अब उनके साथ गुफ्तगू के दरवाजे बंद करके स्ट्रेटजी के अंदर कुछ नए एलिमेंट्स लाने चाहिए, या आपका ख्याल है कि नहीं, तालिबान को बहरहाल एंगेज करते रहना चाहिए, उनसे गुफ्तगू भी हो और साथ में जहाँ जहाँ स्ट्रेटजी के अंदर फ्लॉज हैं उनको भी एड्रेस किया जाए? देखिए, तालिबान को तो एंगेज रखना पड़ेगा, लेकिन उसको एंगेज रखने के तरीके को बदलना पड़ेगा। अभी तक जो है हमारे यहाँ एक राय मौजूद है कि तालिबान हमारे अभी भी दोस्त हैं और वो उसी तरीके से हमारे हमदर्द हैं जैसे एक नैरेटिव हमारा अपना है। बुनियादी तौर के ऊपर हम अपने नैरेटिव के जो है कैप्टिव हैं, कैदी हैं अपनी बयानिए के हम उससे हमें निकलना पड़ेगा और उसको एक रियासत के तौर पे देखें। वो अच्छी रियासत है, बुरी रियासत है, इस पे बात हो सकती है। तो बुरी रियासतों के साथ भी अच्छी रियासतें ताल्लुकात कायम रखती हैं और उसमें आपके लिए निस्बतन आसान हो जाता है कि आप उसको अपनी शराइत के ऊपर बहुत सारी चीज़ें करवा सकते हैं। पहली तो ये, और आपके जो जियोपॉलिटिकल आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं पाकिस्तान के, उसको इंटरनल सिक्योरिटी से मुकम्मल अलहदा कर देना चाहिए और ये सबसे इम्पोर्टेंट है। और तीसरा है कि आपके जो इदारे हैं सिक्योरिटी के, उनको आपस में कोऑर्डिनेशन बेहतर बनानी चाहिए। बावजूद के कोऑर्डिनेशन के नाम के ऊपर कई इदारे इस वक्त एग्जिस्ट कर रहे हैं, लेकिन कोऑर्डिनेशन जो है वो अभी भी हमें मफकूद नज़र आती है। तो ये तीन चीज़ें करें, अगर ये जैसे ही होंगी तो इमीडिएटली उसका रिस्पांस में नज़र आएगा, जैसा हमें 2016 के बाद नज़र आया था। और इस जंग के ख़िलाफ़ जो एक पॉलिटिकल सपोर्ट है, आपको लगता है कोई इन प्लेस है? गोया कि तमाम जमातें यकसू हैं और इस हवाले से उनकी भी जो सोच है वो एक तरह से, या आपको लगता है कि नहीं, अगेन पाकिस्तान पॉलिटिकली पोलराइज्ड है और इस मामले पे भी कहीं लगता है कि हमें वो इत्तेफाक इत्तेहाद नज़र नहीं आ रहा जो होना चाहिए? देखिए, ये बड़ी खुशकिस्मती की बात है कि इस वक्त सारी सियासी क़ुव्वतें, हाँ मजहबी हैं, मेन स्ट्रीम हैं, और सब एक कम अज़ कम दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ तो एक नुक्ते के ऊपर मुत्तफ़िक हैं। कोई दो राय भी नहीं है किसी भी किस्म की, यानी दो राय नहीं है ऑपरेशनल लेवल के ऊपर भी ऑपरेशन करना चाहिए नहीं करना चाहिए। सब ने मुकम्मल जो है सपोर्ट दी हुई है पाकिस्तान के मुक़्तदर इदारों को कि वो जिस किस्म की भी इंटरनल सिक्योरिटी की पॉलिसी बनाना चाहें, जैसे भी इनको डील करना चाहें वो करें। तो अब इतनी मुकम्मल सपोर्ट के बाद मेरा नहीं ख्याल कि कोई कहीं पे कोई जवाज़ बनता है कि एक मुस्बत और एक मौसर जो है हिकमत अमली इवॉल्व न की जाए। बहुत शुक्रिया। आमिर राना साहब सिक्योरिटी एनालिस्ट बता रहे थे कि दहशत के मामले पे पाकिस्तान को अपनी हिकमत अमली में क्या ज़रूरी एलिमेंट्स शामिल करने चाहिए। एक छोटा सा नाज़रीन, और ब्रेक के बाद साइफर केस के अंदर चेयरमैन तहरीक इंसाफ और नायब चेयरमैन शाहमूद कुरैशी साहब को तलब कर लिया गया है। ये मामला किस रुख इख्तियार करेगा, क्या रुख इख्तियार करेगा, छोटी सी ब्रेक के बाद डिस्कस डिबेट करते हैं। प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदेद नाजरीन। साइफर केस के अंदर अदालत ने चेयरमैन तहरीक इंसाफ और शाहमूद कुरैशी को 4 अक्टूबर को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया है। और इस दौरान हमने देखा नाजरीन कि उनकी अहलिया बुशरा बीबी ने चेयरमैन तहरीक इंसाफ की ज़िंदगी के खदशात से मुतालिक एक दरख्वास्त दायर की है, और साथ में तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के वकला ने जो ज़मानतों की दरख्वास्त हैं उनसे मुतालिक इन कैमरा कार्रवाई की इस्तदा की है। जानना आज हम ये चाहेंगे कि वो कौन से मुकदमात हैं कि जिनमें साबिक वज़ीर आज़म को रिलीफ मिल सकता है। हमारे साथ मौजूद हैं तहरीक से वकील नईम हैदर पंचोता साहब। बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। नईम हैदर साहब, जानना ये चाहेंगे कि एक तो ये बताएगा कि अब आपको उम्मीद है कि जब 4 तारीख को अदालत ने बुलाया है तो इन दोनों शख्सियात को अदालत में पेश किया जाएगा? बड़ी नवाज़िश थी। पहली बात तो यह है कि ये इमरान खान साहब की तस्वीर से इतना डरते हैं कि जब से उनको गिरफ्तार किया गया है 5 अगस्त से आज तक इन्होंने किसी कोर्ट में पेश नहीं किया। अदालत बार बार बुलाती रही, अदालत SSP साहब को डायरेक्शन देती रही कि आप सिक्योरिटी देना आपका काम है और आपने पेश करना है। हालांकि बहुत अहमियत की दरखास्तें, जैसे कि ये बिल्स जो खारिज हुई थी, ये जो आज बहाल हुई हैं, ये दरखास्तें भी इसी वजह से खारिज हुई थी कि खान साहब को पेश नहीं किया गया था। अगर पेश किया जाता या वीडियो लिंक के जरिए हाजिरी लगाई जाती तो बिल्स ना खारिज होती। इसी नौईद का मुकदमा इसी तरह का एक जो है वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर है कुदरतुल्लाह साहब के पास, जिसमें इद्दत के दौरान निकाह का केस है। 2 दफा जज साहब ने ऑर्डर किया, दोनों दफे नहीं माना गया।
ठीक है जी। तो प्रोसीडिंग्स के अंदर उनकी अपेयरेंस बड़ी जरूरी है, और अब ऑर्डर किया गया है साइफर अदालत की तरफ से, जो कि साइफर का मुकदमा अदालत चला रही है जज अब्दुल हसनात साहब। उस अदालत ने ऑर्डर किया, अब देखते हैं कि क्या उसके हुक्म की तामील होती है, क्योंकि दूसरी तरफ तो ये बहाना बनाया जाता था ना कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का मुकदमा चल रहा है, तो इसलिए हम जो है पेश नहीं कर सकते और सिक्योरिटी के बहाने हैं और ये बोझ। अब देखते हैं कि अदालत खुद बुला रही है या अदालत जो है उसका हुक्म माना जाता है या अदालत फिर चल के अडयाला जिल जाती है। सही, लेकिन पंचौता साहब इनफैक्ट अगर हम देखा है कि तोशा खाना में सजा के बाद तहरीक इंसाफ, उनके वकला अदालतों से थोड़े से गिलामंद रहे हैं। अब आपको लगता है कि अदालतें मामलों को सीरियसली टेकअप कर रही हैं और चीज़ों को तेज़ी से आगे बढ़ाया जा रहा है, या अभी भी आपको लगता है कि नहीं, चीज़ें उस अंदाज में आगे नहीं बढ़ रही जैसे कि बढ़नी चाहिए? देखिए, हमें ना बेसिकली लॉलीपॉप दिया जाता है। फॉर एग्जांपल, जो अर्जेंट नौयत का मामला होता है, बेल या अर्जेंट नौयत का मामला है, उसके ऊपर कार्रवाई की नहीं जाती, और कभी इन कैमरा प्रोसीडिंग, और कभी प्रोसिक्यूटर साहब नहीं है, कभी जज साहब नहीं है, तो एक बहाने बनाए गए पहले दिन से। ये वाज़ेह तौर पर आपने तोशा खाना केस के अंदर भी देखा कि 20 से 25 दिन लग गए फैसला आते आते, और इसी तरह से 15 अगस्त से खान साहब को गिरफ्तार किया गया है इस साइफर केस के अंदर। और साइफर केस के अंदर पहले बेल नीचे डिसाइड नहीं होती, अब ऊपर ऐसी मामला है। आज खान साहब की 9 बेल जो हैं वो बहाल हुई हैं। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया है कि जो अदम हाजिरी की वजह से खारिज हुई थी, जो वो बहाना बनाकर खारिज की गई थी, वो तमाम बेल्स बहाल की जाती हैं। अब इससे क्या होगा कि हम जो है वो भी जा रहे हैं नैब जो बेल्स खारिज हुई थी नैब केसेस में, जिनमें तोशा खाना केस नैब और नैब की अलकादर ट्रस्ट केस और दीगर 7 दरखास्तें कल लाहौर में लगी हुई हैं। तो उनके अंदर भी हमने जो लाहौर हाई कोर्ट के अंदर लगी हुई हैं बेसिकली इसी तरह से चैलेंज किया हुआ है, तो ये तमाम जमानतें बहाल हो जाएंगी। अब अगर देखा जाए कानूनी तौर पर तो सिर्फ एक साइफर केस बचेगा अगर ये जमानतें सारी बहाल हो जाती हैं, जैसे कि आज हुई हैं, और ये ऑर्डर हर जगह के ऊपर सपोर्ट करेगा और उनकी बहाल हो जाएंगी। लेकिन फिर भी जो इनका प्लान है, क्योंकि इनका प्लान इस तरह से जल्दी से चल रहा है कि डे टू डे हियरिंग चलाकर साइफर केस के अंदर सजा दी जाए, और सजा दे कि किसी तरीके से खान साहब को इलेक्शन के अंदर जेल के अंदर रखा जाए, उनको नायल किया जाए, उस तरफ लेकर जाना चाहते हैं। ठीक है जी, क्योंकि ये सारे मुकदमात सियासी हैं, लीगल एक भी नहीं। अगर लीगल देखा जाए तो खान साहब कभी भी किसी मुकदमे में अंदर ना होते, और फिर एक मुकदमे में गए फिर दूसरे में ना होते, फिर दूसरे में गए तो फिर और जो मुकदमे दर्ज किए गए, इसी तरह से सारे हैं। सही, लेकिन पंचौता साहब इनफैक्ट अगर मैं ये जानना चाहूँ कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ को जिस वक्त जेल में मौजूदगी या वहाँ पे उनको रखना, उसकी लीगल स्टैंडिंग्स क्या हैं, और अगर आपको लगता है कि उसकी लीगल स्टैंडिंग्स नहीं है तो फिर आप सुप्रीम कोर्ट या किसी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में कोई जा रहे हैं इस मामले पे चीज़ों को वहाँ से रिलीफ लेने के लिए, या आपको लगता है कि नहीं, अगर अदालतें लोअर कोर्ट से जिस तरह मामले को लेके चल रही हैं तो ऐसे ही चलता रहेगा? देखिए, बात यह है कि पहले दिन से जब खान साहब गिरफ्तार हुए और सबसे पहली दरखास्त मैंने दी थी सुप्रिटेंडेंट जेल को, होम सेक्रेटरी को, और ये बार बार दरखास्तें दी गई, जितनी दफा दरखास्तें दी गई कोई फैसला नहीं दिया गया। फिर हमने डिसाइड दरमियान में मतलब ये किया कि हर रोज यानी कि दरखास्तें दी जा रही थी, हाई कोर्ट चले गए। 2 महीने के बाद ये दरखास्त डिसाइड होती है कि अटक जेल से अडयाला जेल शिफ्ट किया जाए और ये सहूलतें दी जाए, फिर भी कोई नहीं है। अच्छा, बात ये कि खान साहब ने सहूलतों की कभी बात नहीं की, लेकिन आपने बेसिक जो चीजें हैं वो तो करनी है ना। फॉर एग्जांपल, वो वाक का कहते हैं तो वाक के ऊपर पाबंदी लगा दी गई है। एक सेल के अंदर कैद है किया गया जिसमें एक लम्हे के लिए उनको बाहर निकलने की इजाजत नहीं है। अब हमने पिटीशन डाली है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उनकी सेहत के हवाले से कि हमें शदीद जो है खतरात हैं उनकी जान के हवाले से, उनको जो बाकायदा तौर पर जो है वो एक डॉक्टर जो है वो अपॉइंट किया जाए, और जो हमारी जो है ट्रस्टेबल हो, वो डॉक्टर जो है वो खाना चेक करे, वो पीने वाली चीजें चेक करे, और फिर वो खान साहब तक जाएं। अब बात ये है कि उसके ऊपर आज इतराज लग गया उस पिटीशन के ऊपर, सुबह के लिए फिक्स है। अभी मैंने ट्वीट किया है किसी के ऊपर कि क्या इतराज क्या लगा है जी कि ये मामला पहले डिसाइड हो चुका है। क्या आपके नोटिस में या कभी मीडिया के नोटिस में ये बात आई है कि खान साहब की जो जान है उसके हवाले से कोई ऐसा हुक्म किया गया हो, खान साहब की जो खाना है उसके हवाले से कोई महफूज खाना, यानी कि हम ये नहीं कह रहे थे कि कोफ्ते या बकरे या कुछ तरह से महफूज खाने के हवाले से कोई हुक्म किया गया हो, या उनकी वॉक करने के हवाले से कोई हुक्म किया गया हो, कोई ऐसा हुक्म नहीं है। तो फिर ये मामला कहाँ डिसाइड हुआ है, किस जगह पे डिसाइड हुआ है?
शुभ लगा हुआ है, तमाम एतराज़ात हमारे दूर होने चाहिए और जो खदशात हम जाहिर कर रहे हैं उसके मुताबिक जो है डायरेक्शन दी जाए ताकि इंसाफ के तमाम तकाज़े पूरे किए जा सकेंगे। बहुत शुक्रिया नईम पंजोता साहब। नाज़रीन, आज का शो यहीं पे ख़त्म करते हैं, इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।